क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सुबह 8 घंटे की नींद ली और उसके बाद भी दिमाग पर एक धुन सी है? हाँ बिल्कुल। शरीर इतना भारी लगता है जैसे किसी ने उस पर ब्रेक लगा दिया हो। जी। हम इसे अक्सर आलस कहकर टाल देते हैं, लेकिन शायद ये सिर्फ आलस ना हो। नहीं, ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे एक पूरा आयुर्वेदिक विज्ञान काम कर रहा हो सकता है। तो आज हम उसी विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, ये शरीर का एक संकेत हो सकता है कि भीतर कुछ असंतुलित है, और आज हम उसी की जड़ तक जाएंगे जो इस भारीपन और मानसिक जड़ता की वजह समझाता है। आज हम आयुर्वेद के 3 दोषों में से एक कफ दोष की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि कफ ये सिर्फ सर्दी खांसी वाली बलगम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे शरीर की बनावट, उसकी ताकत और हमारे मन की स्थिरता का आधार है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि कफ दोष क्या है, ये हमारे शरीर और मन में कैसे काम करता है, और जब ये बिगड़ जाता है तो जड़त्व और प्रमाद जैसी परेशानियां क्यों पैदा करता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हम इसे संतुलित करने के उन ठोस तरीकों पर भी बात करेंगे जो हमारे आहार, योग और रोज की दिनचर्या में छिपे हैं। जी। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बुनियादी सवाल से करते हैं। आयुर्वेद में हम वात और पित्त की बात करते हैं। वात यानी गति, पित्त यानी ऊर्जा। तो फिर ये कफ क्या है, इसकी जगह कहाँ है? ये एक बेहतरीन सवाल है। अगर वात शरीर का मूवमेंट प्रिंसिपल है और पित्त मेटाबॉलिक प्रिंसिपल, तो कफ शरीर का स्टेबिलिटी प्रिंसिपल है। स्टेबिलिटी प्रिंसिपल? हाँ, ये वो ढांचा है, वो नींव है जिस पर वात और पित्त काम करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये 2 तत्वों से बना है, पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल? आप कल्पना कीजिए, मिट्टी और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? एक भारी, स्थिर और जोड़ने वाला पदार्थ। यानी एक तरह का गारा या सीमेंट जो सब कुछ जोड़कर रखता है। बिल्कुल सही, और ये इसके नाम में ही छिपा है। संस्कृत में कफ शब्द श्लिष धातु से आता है, जिसका अर्थ है आलिंगन करना या चिपकना। अच्छा। इसीलिए इसका एक और नाम श्लेष्म भी है। इसका मूल काम ही शरीर के अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को आपस में जोड़कर बांधकर रखना है। तो इसके गुण भी वैसे ही होंगे, भारी, चिपचिपा? हाँ, स्रोत इसके 7 मुख्य गुण बताते हैं। सबसे प्रमुख है गुरु, यानी भारीपन। गुरु? जी। जब ये संतुलित होता है तो हमें स्थिरता और जमीन से जुड़ाव महसूस कराता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो यही आलस और मोटापे का कारण बनता है। अच्छा। इसके अलावा ये शीत यानी ठंडा है, मंद यानी धीमा है, और स्निग्ध यानी चिकना या तैलीय है। इन सभी गुणों को मिलाकर देखें तो कफ शरीर का पोषण करने वाला, उसे लुब्रिकेट करने वाला और उसे मजबूती देने वाला तत्व है। ठीक है, तो ये शरीर का स्ट्रक्चरल सीमेंट है, पर क्या ये पूरे शरीर में एक जैसा ही होता है या अलग अलग जगहों पर इसके काम भी अलग हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। कफ पूरे शरीर में है, लेकिन आयुर्वेद इसे 5 मुख्य प्रकारों में बांटता है, जिनके काम और जगहें तय हैं। 5 प्रकार? जी, ये शरीर के मैनेजमेंट सिस्टम की तरह है। अच्छा, तो इसका कोई हेडक्वार्टर भी होगा? हाँ, इसका हेडक्वार्टर है हमारी छाती, यानी फेफड़े और हृदय। यहाँ जो कफ होता है उसे अवलंबक कफ कहते हैं। अवलंबक? अवलंब का मतलब है सहारा देना। ये हमारे फेफड़ों को नम रखता है और दिल को सुरक्षित रखता है। जब भी हमें छाती में भारीपन या जकड़न महसूस होती है तो समझिए कि अवलंबक कफ बिगड़ गया है। और पेट में? वहां तो पित्त की अग्नि होती है, वहां कफ का क्या काम? वहां कफ का बहुत जरूरी काम है। इसे क्लेदक कफ कहते हैं। क्लेदक? जी। ये भोजन को गीला और नरम करता है ताकि वो आसानी से पच सके, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये पेट की दीवारों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो उन्हें पित्त के तेज एसिड से जलने से बचाती है। अरे वाह! बिना इस कफ के हमें एसिडिटी और अल्सर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कफ अग्नि को नियंत्रित भी करता है। और कहाँ मिलता है ये? हमारी जीभ पर, लार के रूप में। इसे बोधक कफ कहते हैं। बोधक? बोध से? हाँ, बोध यानी ज्ञान कराना। इसी गीलेपन की वजह से हम भोजन के 6 रसों, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला का स्वाद पहचान पाते हैं। सूखी जीभ पर आप स्वाद का पता नहीं लगा सकते। ये बात तो सही है। और बाकी 2? चौथा प्रकार शायद सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ये है तर्पक कफ, जो हमारे सिर और मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क में? जी।
स्रोत इसकी तुलना मॉडर्न साइंस के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF से करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को पोषण देता है और चोट से बचाता है। अच्छा। यही तर्पक कफ हमारी याददाश्त, मानसिक शांति और संतोष की भावना के लिए जिम्मेदार है। तो जब हम कहते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा या ब्रेन फॉग हो गया है, तो असल में ये तर्पक कफ का असंतुलन हो सकता है। बिल्कुल, मानसिक जड़ता का सीधा संबंध इसी से है। हम्म, और पांचवा और आखिरी है श्लेषिक कफ, जो हमारी शरीर के सभी जोड़ों यानी जॉइंट्स में होता है। ये ग्रीस या लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे हमारी हड्डियां बिना एक दूसरे से रगड़ खाए आसानी से हिलडुल पाती हैं। तो गठिया जैसी समस्याओं में यही कफ सूख जाता है। एकदम। कमाल है। तो जब ये पांचों कफ संतुलित होते हैं तो शरीर एक मजबूत किले की तरह होता होगा। एकदम सही। संतुलित कफ से शारीरिक बल, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आयुर्वेद में ओजस कहते हैं, और मानसिक रूप से क्षमा, प्रेम, धैर्य और उदारता जैसे गुण आते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कफ शरीर में क्या क्या करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ लोगों में ये स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगा। हम ऐसे किसी व्यक्ति को जिनकी कफ प्रकृति है कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हर व्यक्ति में तीनों दोष होते हैं, लेकिन किसी एक या दो की प्रधानता होती है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को पहचानना काफी आसान होता है। कैसे? शारीरिक रूप से देखें तो उनका शरीर मजबूत, गठीला और सुडौल होता है। हड्डियां मोटी और भारी होती हैं। कंधे और कूल्हे चौड़े होते हैं। यानी वो लोग जिनका वजन आसानी से बढ़ जाता है, लेकिन घटाना एक बड़ी चुनौती होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनकी मांसपेशियां भी अच्छी तरह विकसित होती हैं। उनकी त्वचा मुलायम, तैलीय, चिकनी और थोड़ी ठंडी होती है। और बाल? बाल घने, काले, मोटे और अक्सर थोड़े घुंघराले होते हैं। उनकी आंखें बड़ी, शांत और बहुत आकर्षक होती हैं। अच्छा। स्रोत में अक्सर उनकी आंखों की तुलना कमल के पत्ते या हिरण की आंखों से की जाती है, जिनमें एक स्थिरता और शांति का भाव होता है। और उनके मानसिक गुण? क्या उनका दिमाग भी शरीर की तरह धीमा और स्थिर होता है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। उनकी चीजों को समझने की रफ्तार यानी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी धीमी हो सकती है। उन्हें कोई नई बात सीखने में वात या पित्त प्रकृति वालों से ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये उनकी कमी नहीं, उनकी ताकत है। ताकत कैसे? क्योंकि एक बार जो बात उनके दिमाग में बैठ गई, उसे वो कभी नहीं भूलते। उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी असाधारण होती है। जैसे एक स्पंज जो धीरे धीरे पानी सोखता है, लेकिन एक बार सोख ले तो उसे कसकर पकड़ लेता है। बहुत अच्छी उपमा है। स्वभाव से वे बेहद शांत, धैर्यवान, वफादार और प्रेम करने वाले होते हैं। वे अच्छे श्रोता होते हैं और बहस या लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं। सही है। वे किसी भी रिश्ते में चट्टान की तरह स्थिर रहते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मजबूत, शांत, स्थिर। तो फिर समस्या कहाँ से शुरू होती है? ये स्थिरता एक बोझ कब बन जाती है? समस्या तब शुरू होती है जब कफ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तब इसका गुरु यानी भारी और मंद यानी धीमा गुण हम पर हावी हो जाता है। अच्छा। और यहीं से जड़त्व की स्थिति पैदा होती है। जड़त्व सिर्फ शारीरिक भारीपन नहीं है, ये एक मानसिक धुंध है, एक ब्रेन फॉग है। यानी वही सुबह वाली फीलिंग कि दिमाग स्टार्ट ही नहीं हो रहा, कुछ भी नया सीखने या करने की इच्छा ही मर जाती है, कोई फैसला नहीं ले पाना, चीजों को बस टालते रहना। बिल्कुल। और स्रोत इससे भी एक गहरी और खतरनाक स्थिति बताते हैं, जिसे प्रमाद कहा गया है। प्रमाद? जी। प्रमाद का अर्थ है ये जानते हुए भी कि क्या सही है और क्या गलत, आलस और जड़ता के कारण सही काम को न करना। स्रोत इसे एक तरह का बौद्धिक अपराध कहते हैं, जहां बुद्धि तो है पर कर्म करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मुझे एक मरीज याद आते हैं जिन्हें मधुमेह था। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्हें सब पता था, क्या खाना है, कब टहलना है, कौन सी दवा लेनी है। लेकिन वो बस कर नहीं पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब सब पता है, पर सुबह शरीर बिस्तर छोड़ता ही नहीं है। ओह। ये जानते हुए भी कि मीठा खाना जहर है, वो खुद को रोक नहीं पाते थे। ये प्रमाद का एक क्लासिक मामला था, जहां बड़ा हुआ कफ उनकी बुद्धि पर हावी हो गया था। ये तो बहुत डरावना है। इसका मतलब जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल कहते हैं, वो सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि शरीर में बढ़े हुए कफ का एक लक्षण हो सकता है। हाँ, और स्रोत में एक बहुत मार्मिक बात कही गई है। जब सुबह अलार्म बजने पर आपका मन कहता है बस 5 मिनट और,
तो ये सिर्फ नींद की कमी नहीं, बल्कि शरीर में बढ़े हुए कफ का संकेत है। जी, जो आपको जड़ता की ओर खींच रहा है। यही जड़ता हमें अपने लक्ष्यों से दूर रखती है। ये सुनकर तो कोई भी चिंतित हो जाएगा। अगर कोई अपने अंदर ये जड़त्व और प्रमाद के लक्षण देख रहा है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आप उस चीज से कैसे लड़ सकते हैं जो लड़ने की आपकी इच्छा को ही खत्म कर रही हो? आयुर्वेद का सिद्धांत यहाँ बहुत सरल और सुंदर है। विपरीत गुणों से इलाज, विपरीत गुणों से? यानी जो गुण बढ़े हुए हैं उनके विपरीत गुणों वाली चीजों का इस्तेमाल करें। कफ ठंडा, भारी, चिकना और धीमा है। तो इसका इलाज गरम, हल्का, रूखा और गतिशील होना चाहिए। एकदम सही। तो इसकी शुरुआत खान-पान से होगी। प्लेट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं? सबसे पहले हमें स्वाद पर ध्यान देना होगा। कफ को संतुलित करने के लिए कड़वा, तीखा और कसैला रस सबसे अच्छे होते हैं। कड़वा, तीखा और कसैला। जी, ये तीनों स्वाद शरीर में हल्कापन और रूखापन लाते हैं और अतिरिक्त नमी को सुखाते हैं। जैसे करेला, नीम, मेथी, ये कड़वे हो गए। अदरक, काली मिर्च, लहसुन तीखे हैं और हरड़ या कच्चा केला कसैला। और अनाज में? आजकल लोग गेहूं बहुत खाते हैं। गेहूं और नए चावल पचने में भारी होते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। कफ के लिए सबसे अच्छा अनाज है जौ, यानी बार्ली। जौ? जी, आयुर्वेद में जौ का गुण रूक्ष यानी रूखा बताया गया है। कहा जाता है कि ये शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी और नमी को खुरचकर बाहर निकालता है। खुरच कर निकालता है, वाह। इसके अलावा बाजरा, मक्का और पुराना चावल भी अच्छे विकल्प हैं। और मसाले तो जरूर मदद करते होंगे। मसाले कफ के लिए दवा की तरह हैं। सौंठ यानी सूखा अदरक, काली मिर्च, पिपली, दालचीनी, हल्दी, ये सभी गर्म होते हैं और पाचन अग्नि को तेज करते हैं, जो कफ बढ़ने पर अक्सर मंद पड़ जाती है। और शहद? हाँ, शहद। शहद को कफ के लिए अमृत माना गया है, क्योंकि इसका गुण भी खुरचने वाला होता है। ये जमे हुए कफ को तोड़कर बाहर निकालता है। लेकिन शहद को लेकर एक चेतावनी भी दी जाती है। आपने कहा विपरीत गुण। शहद मीठा है, फिर भी ये कफ के लिए अच्छा क्यों है? और क्या इसे गर्म पानी में लेना ठीक है? बहुत जरूरी सवाल। शहद स्वाद में मीठा होने के बावजूद पचने के बाद शरीर पर गर्म और रूखा प्रभाव डालता है। लेकिन स्रोत एक बात पर बहुत जोर देते हैं, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए या गर्म चीजों में नहीं मिलाना चाहिए। कभी नहीं? कभी नहीं। गर्म करने पर इसके अणु बदल जाते हैं और एक गोंद की तरह बन जाता है, जो शरीर के सूक्ष्म चैनलों को ब्लॉक कर देता है, जिसे आयुर्वेद में आम या विष कहा जाता है। अच्छा। इसे गुनगुने पानी में ले सकते हैं, लेकिन खौलते पानी में कभी नहीं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। और किन चीजों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए? सबसे पहले डेयरी उत्पाद, खासकर दही और पनीर। ये अभिसंधि होते हैं, यानी ये शरीर के चैनलों में रुकावट पैदा करते हैं और कफ बनाते हैं। इसके अलावा मीठे और भारी फल जैसे केला और आम, और फ्रिज का ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कफ की अग्नि को बुझा देते हैं। ठीक है, आहार समझ आ गया। अब बात करते हैं जीवन शैली की। एक जड़ता में डूबे व्यक्ति को आप ये तो नहीं कह सकते कि जाओ और मैराथन दौड़ो। शुरुआत कैसे हो? शुरुआत छोटी लेकिन गतिशील होनी चाहिए। कफ प्रकृति के लोगों के लिए व्यायाम ऐसा हो जो चुनौती दे, पसीना लाए और शरीर में गर्मी पैदा करे। इसके लिए सबसे अच्छा है तेज गति से किया गया सूर्य नमस्कार। रोज सुबह 10-12 राउंड भी कर लिए जाएं तो शरीर की सारी जकड़न खुल जाती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। और योगासनों में कोई खास आसन हैं जो मदद करें? यानी वॉरियर पोज और धनुरासन यानी बो पोज जैसे आसन बहुत असरदार हैं। धनुरासन? जी, जब आप धनुरासन में शरीर को पीछे की ओर खींचते हैं तो यह सीधे आपकी छाती और पेट पर दबाव डालता है, जिससे फेफड़ों का विस्तार होता है और पाचन अग्नि भी तेज होती है। ये दोनों ही कफ के गढ़ माने जाते हैं। और प्राणायाम, सांस से इस भारीपन को कैसे दूर किया जा सकता है? प्राणायाम बहुत शक्तिशाली है। कपालभाति को तो कफनाशक ही कहा गया है। कफनाशक? जी, यह सिर के हिस्से से कफ को साफ करता है और मस्तिष्क की जड़ता को तुरंत दूर करता है। इसके अलावा भस्त्रिका और सूर्य भेदन प्राणायाम शरीर में इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि आलस और सुस्ती टिक ही नहीं पाते। ये शरीर के लिए एक इंटरनल हीटर की तरह है। और दिनचर्या में सबसे जरूरी नियम क्या होगा? सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल नियम, सूर्योदय से पहले उठना,
यानी सुबह 6 बजे से पहले। 6 बजे से पहले। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार सुबह 6 से 10 बजे का समय कफ का होता है। अगर कोई इस समय सोता रहता है तो प्रकृति का भारीपन उसके शरीर और मन पर हावी हो जाता है और फिर वो दिन भर सुस्त महसूस करता है। और दिन में सोना? दिन में सोना कफ बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। इससे हर हाल में बचना चाहिए। एक आखिरी चीज, मालिश के बारे में क्या? तेल मालिश तो स्निग्ध होती है, क्या वो कफ को और नहीं बढ़ाएगी? बिल्कुल सही सोचा आपने। कफ प्रकृति वालों के लिए तेल की मालिश की जगह उद्वर्तन की सलाह दी जाती है। उद्वर्तन? इसमें सूखे हर्बल पाउडर जैसे बेसन, त्रिफला चूर्ण या जौ के आटे से शरीर को रगड़ा जाता है। ये त्वचा के छिद्रों को खोलता है, रक्त संचार को तेज करता है और अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करता है। तो ये कफ के चिकने और भारी गुण का सटीक उल्टा इलाज है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि कफ कोई दुश्मन नहीं है। ये हमारे शरीर की ताकत है, उसका ढांचा है, हमारे मन का प्रेम और धैर्य है। जी। समस्या तब है जब ये नींव हमें आगे बढ़ने देने की बजाय एक ही जगह पर जकड़ ले। बिल्कुल। जब स्थिरता निष्क्रियता बन जाए तब वो एक समस्या है। जड़त्व और प्रमाद बस इसी असंतुलन के चेतावनी संकेत हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा हमने देखा, सही आहार, ऊर्जावान व्यायाम और एक अनुशासित दिनचर्या से हम इस शक्तिशाली ऊर्जा को आसानी से संतुलित करके सही दिशा दे सकते हैं। आपने कुछ देर पहले एक बात कही थी जो मेरे दिमाग में अटक गई है। आपने कहा कि बढ़ा हुआ कफ हमें भौतिक चीजों को जमा करने यानी होर्डिंग करने और उनसे चिपके रहने के लिए मजबूर कर सकता है। जी। हमने भौतिक चीजों की तो बात कर ली, जी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका अभौतिक चीजों पर क्या असर होता है। हमारे अंदर का कफ किन पुराने विचारों, दुखद यादों, बुरी आदतों या भावनाओं से चिपका हुआ है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है। कहीं हम भी किसी मानसिक जड़त्व के कारण सही समय पर सही फैसले लेने से तो नहीं चूक रहे हैं।